आज हमें पत्रकारिता में कंटेंट की जरूरत है। टेक्नोलॉजी कौन सी बड़ी चीज है, क्योंकि हम टेक्नोक्रेट नहीं तैयार कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट तैयार कर रहे हैं। केजी सुरेश ही केजी सुरेश बन सकता है, गौरव दुबे को गौरव दुबे बनना है। केजी नाम में ही है, नाम में ही वजन है। क्या बात, नाम में ही वजन है। तो माँ बाप ने कह दिया पता नहीं क्या बनेगा नहीं बनेगा, नाम में ही पहले वजन डाल दो। आपको क्या पसंद है, चाय ज्यादा पीते हैं कॉफी वगैरह, क्योंकि आप साउथ इंडिया से आते हैं? एक समय में मैं 40 चाय पीता था। ये तपस्या में जब ऋषि मुनि जब बैठते थे ना, सबसे ज्यादा ये असुर राक्षस आके बहुत तंग करते थे। नमस्कार, मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ और एक नए शख्स के साथ। वैसे तो हर बार जो शख्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनसे बात करते हैं, जिनका इंटरव्यू करते हैं, उनका एक छोटा सा परिचय आपको दिया जाता है। लेकिन आज के जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये यूं कहूं कि उन्हें उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति उनको जानता है और बखूबी तौर पर उनको सुनता है, उन्हें फॉलो करता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं केजी सुरेश सर, जो इस वक्त फिलहाल माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में, आज एमसी इंटरव्यू में। आपने कई भाषाओं के लिए भी काम किया है, तमाम प्रकार की आपने यात्राएं की है, उन तमाम चीजों के विषय में आज हम आपसे बातचीत करेंगे भी। साथ ही सर जो एकेडमिक पर्पस में एक बड़ा बदलाव आता जा रहा है, हमने देखा कि अगर एजुकेशन की बात करी जाए तो उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। आपने उसके लिए भी कई चीजें काम करे हैं, तो यहाँ से हम अपने इंटरव्यू की जो एक रूपरेखा है उसको शुरू करते हैं। पहला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा सर कि आपने अलग अलग संस्थानों में काम किया है, चाहे वो पीटीआई हो या डीडी न्यूज हो, उसके अलावा अभी माखनलाल चतुर्वेदी के अंदर आपका जो योगदान है, उसके अलावा जनरल डायरेक्टर भी आप रहे आईआईएमसी में। किस जगह पर सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको काम करना? और अगर मैं एक सवाल इसमें ये इंक्लूड करूं कि अगर आपको फिर से ये ऑप्शन दिया जाए कि अब आपको अपनी लाइफ फिर से अगर शुरू करनी है, या किस संस्थान में आप सबसे ज्यादा काम पसंद करेंगे अब करना? बहुत ही कठिन सवाल पूछा है गौरव जी। वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि ना, एक व्यक्ति के लिए दोनों आंखें महत्वपूर्ण हैं, सभी बच्चे जो है एक जैसे हैं। उसी प्रकार जो है जिन जिन संस्थाओं ने आज जो मैं हूं, ये एक संपूर्ण है, और ये जो है सभी संस्थाओं का इसमें योगदान है। अगर मेरा पत्रकारिता का अनुभव ऐसे मीडिया शिक्षक, मेरा अगर पत्रकारिता का अनुभव अगर मैं आज साझा कर पाता हूं और छात्रों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय एक शिक्षक मैं रहा हूं, तो उसका एक कारण यह है कि मैं अपना जो व्यापक अनुभव रहा है पीटीआई से लेकर दूरदर्शन न्यूज तक, उसको मैं साझा कर पाता हूं। उसके बगैर मैं अधूरा होता। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि या वहां आईआईएमसी में जो मुझे प्रशासनिक अनुभव मिला महानिदेशक के नाते एज डायरेक्टर जनरल, वो मुझे जो है यहाँ एक देश के, एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय का जो है कुलपति के नाते मुझे वो काम आ रहा है। तो कोई भी अनुभव बेकार नहीं गया है, सभी अनुभव जो है मेरे लिए जो है, इसलिए अगर दोबारा भी जीना पड़े तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरीके से, इसी जो है सिलसिले में जो है, पहले पीटीआई दे, फिर आगे दूरदर्शन तक पहुंचाए, फिर आईआईएमसी दे और फिर विश्वविद्यालय दे। तो बिल्कुल सर, नहीं, बड़ा बहुत अच्छी तरह से आपने इसका जवाब दिया, हालांकि आप बच लिए किसी एक चीज का नाम लेने से। तो सब मेरे लिए प्रिय है, बिल्कुल आप सब मेरे लिए प्रिय है गौरव जी। मैं एक आज जिस संस्था से जुड़ा हुआ, जाहिर है कि उसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता उसके प्रति ज्यादा है। मैं आज चाहता हूं कि वो देश के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में उसकी गिनती हो। मैंने ऑलरेडी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देश के हम पहले विश्वविद्यालय बन गए। 7 नए पाठ्यक्रम, जिसमें 5 नए पाठ्यक्रम मीडिया से संबंधित है, वो मैंने रोल आउट कर लिया है। रीवा परिसर से ग्रामीण पत्रकारिता शुरू कर दिया है। खंडवा परिसर से मैंने जो है फिल्म पत्रकारिता शुरू कर दिया है। आज मैं उसी जज्बे और जुनून के साथ काम कर रहा हूं यहाँ, जो शायद आज से 25 साल पहले मैं पीटीआई में काम करता था। तो उसमें कोई फर्क नहीं आया, संस्थाएं बदली है, जुनून और जज्बा नहीं बदला है। तो बिल्कुल सर, जैसा मगर अब आपने सर एक बात ये भी कही कि कई डिपार्टमेंट्स और नए खोले गए हैं। आपने भाषा के लिए भी कई काम किया है, हालांकि मलयालम भाषा हो, मराठी हो, उसके अलावा अगर हम बात करें उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो तमाम भाषाओं में भी आपका कई योगदान रहा। हिंदी के लिए तो आपको पुरस्कार भी मिले हैं। तो ऐसे में
आप क्या कहेंगे भाषा का एक किस तरह से रोल देखते हैं पत्रकारिता में, रीजनल भाषाएं भी और जो यूनिवर्सल भाषा जैसे अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो उसका कैसा रोल है, और आप किस भाषा में अपने भावों को सबसे ज्यादा अच्छे से अभिव्यक्त? गौरव जी, मैंने एक लंबे अरसे पत्रकारिता अंग्रेजी पत्रकारिता में किया, लेकिन मेरी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, मेरी मातृभाषा मलयालम है। मैं मूलतः केरल से हूं और हिंदी जो है वो मेरी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। इसलिए और भाषाओं के प्रति मेरा हमेशा एक रुझान रहा है। कम से कम आधा दर्जन भाषा मैं जानता हूं और मैं उसमें बातचीत भी कर सकता हूं और समझ भी सकता हूं। मेरा ये मानना है, अगर आप आंकड़ों के आधार पर, ये कोई भावुकता में बहकर मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप आंकड़े देखेंगे, मीडिया में सबसे ज्यादा जो बढ़त हो रही है आज के तारीख में वो भाषाई पत्रकारिता की हो रही है। अंग्रेजी पत्रकारिता, मैं ये नहीं कह रहा समाप्त हो रही है, लेकिन अंग्रेजी पत्रकारिता ज्यों के त्यों खड़ी है। लेकिन हिंदी और अन्य भाषा के जो पत्रकारिताएं हैं, जहां भी पत्रकारिता हो रही है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। सर एक सवाल मेरा ये है कि अगर हम बात करें एकेडमिक की, इस समय जो एजुकेशन सिस्टम है, एक बहुत बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का एग्जाम, जो कई लोगों के दिलों में बसता भी है। अभी हाल ही में उस पर कई वेब सीरीज भी आई हैं, एस्पिरेंट करके आई, जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। तो यूपीएससी कहीं ना कहीं लोगों के एक जीवन का, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन का हिस्सा हो चुका है, बहुत ज्यादा उससे लगाव भी है। तो यूपीएससी के अंदर हम देखते हैं कि उसमें दो तरह के एग्जाम होते हैं। पहला तो जो जनरल होता है तो उसको तो उसमें सब बच्चे कर देते हैं। सेकंड जो पेपर है वहां पर एक प्रॉब्लम इस तरह से है कि अदर सब्जेक्ट तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई उसमें सब्जेक्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का जो छात्र है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि उसको बहुत सी चीजों के नॉलेज होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के सब्जेक्ट उसमें? मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूं। मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता में जो है यूजीसी में पत्रकारिता विषय आना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल मानना है कि पता नहीं, प्रशासन में शायद पत्रकारिता से लोग डरते हैं, इसलिए जो है प्रशासनिक परीक्षा में जो है पत्रकारिता आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मेरा मानना है कि जब इतनी भाषाएं और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सब आपने शामिल कर दिया है, तो पत्रकारिता या जनसंचार से परहेज क्यों? मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और हमेशा मैं इसके समर्थन में बोलता और लिखता भी रहा हूं कि जनसंचार और पत्रकारिता और जनसंचार जरूर सिविल सर्विस में एक सब्जेक्ट ऑप्शन में छात्र विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। तो हालांकि सर अभी ये तो जो हमने बात करी, ये तो हमारी जो सोच है, जो हम चाहते हैं वो चीज है, तो मगर लगता है कि क्या भविष्य में आ पाएगा ये? बिल्कुल। देखिए, मेन इसका एक रीजन ये है कि मास कम्युनिकेशन ऐसे डिसिप्लिन हम अभी भी उतना उभर नहीं पाए हैं, जबकि अब लगभग सभी राज्य के विश्वविद्यालयों में, राज्य स्तरीय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता विभाग भी शुरू हो गया है। लेकिन पत्रकारिता और जनसंचार को वो मान्यता जो शायद राजनीतिक विज्ञान को, इतिहास को, वाणिज्य को, इन सब विषयों को मिला है, ये शायद अभी तक पत्रकारिता को ऐसे डिसिप्लिन वो नहीं मिला है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, शायद ये कारण हो सकता है, लेकिन देर सवेर तो मुझे लगता है कि वो जरूर होगा, मुझे विश्वास है। इसके अलावा सर एक सवाल और है, हालांकि इस सवाल को हंसी मजाक में भी लिया जा सकता है, लेकिन जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपको पढ़ते हैं, उनके लिए ये जो सवाल का जवाब रहेगा बहुत ज्यादा एक, हम कहें कि सोने की चिड़िया के समान रहेगा, कि बहुत बड़ी उनको दौलत मिल जाएगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर केजी सुरेश बनने की प्रोसेस क्या है? अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपनी लाइफ में बनना तो क्या प्रोसेस है इसकी? देखिए, आपको बहुत चाहने वाले हैं सर। केजी सुरेश ही केजी सुरेश बन सकता है, गौरव दुबे को गौरव दुबे बनना है ना जी। मेरा ये मानना है। सबकी अपनी एक पहचान है, ईश्वर ने कुछ गुण सब में दिया हुआ है, और हम सब अपने अपने परिस्थितियों और अपने अपने पृष्ठभूमि, हम उसी में से निकल कर आए हैं। मेरे बिल्कुल अलग अनुभव है, आपके अलग अनुभव है। जी, जी। अगर आपके पास समय होता तो एक छोटा किस्सा भी सुनाता बाद में, कभी इत्मीनान से चाय पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप चाहें तो कुछ उसको मतलब संक्षिप्त में अगर सुनाना चाहें तो। संक्षिप्त में यही है कि एक विश्व के विख्यात पेंटर
हुआ करते थे। जी। अब मुझे भी नाम याद नहीं, या तो पिकासो थे या, तो हाँ, कहा जाता है कि वो जब पेंट करने के लिए बैठे, किसी बहुत ही अमीर महिला ने कहा कि भाई मेरा पेंटिंग करो, तो उन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग बना दिया। और शायद उस पेंटिंग बनाने में कोई 30 मिनट लगे उनको। तो 30 मिनट लगे तो उनसे पूछा, महिला ने पूछा कि ये आपने बहुत शानदार पेंटिंग बनाई है मेरी, तो आप बताइए कि इसका कितना कीमत है। तो उन्होंने कह दिया कि कुछ $30,000 या जो भी है उस वक्त का जो भी था। जी। तो उन्होंने कहा कि $30,000 या जो भी है वो 30 मिनट के लिए, मतलब 30 मिनट के लिए इतने पैसे। तो उन्होंने कह दिया हाँ, 30 मिनट के लिए नहीं, 30 साल के लिए। जो 30 साल मेरी तपस्या है वो है ये जो आपने देखा है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब मैं आधे घंटे या 1 घंटे आपसे बात कर रहा हूं, तो वो आधे घंटे 1 घंटा नहीं आपसे बात कर रहा है, वो मेरा 35 साल सही की बात है, तपस्या आपसे बात कर रही है, मेरी साधना आपसे बिल्कुल बात। सही बात है सर। तो बिल्कुल सर, इसी के साथ इस सेक्शन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है जरा रफ्तार से। तो इसमें सर मैं आपसे अभी कुछ शब्द बोलूंगा और उन शब्दों पर आपकी जिस तरह की प्रतिक्रिया है, एक शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप चाहें तो एक सेंटेंस में अपने जीवन के अनुभव से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास कुछ यहाँ पे शब्द हैं जो मैं एक एक करके आपके सामने बोलता हूँ। सर, पहला शब्द है पत्रकारिता। प्रिंट। मतलब प्रिंट को ज्यादा आप महत्व देते हैं पत्रकारिता में? मैं समझता हूं कि प्रिंट में आज भी विश्वसनीयता है। जी। पत्रकार प्रिंट में आज भी एक संपादकीय प्रक्रिया है जो बहुत मजबूत है, जिसके चलते प्रिंट में जिम्मेदारी ज्यादा है। टेलीविजन का क्या है कि टेलीविजन में तो आपने खबर दिखा दी, अगले बुलेटिन में आपने नहीं दिखाई। डिजिटल में आपने एक बार दिखा दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पत्रकारिता में अगले दिन छप गई तो छप गई। तो पत्रकारिता में आप लिखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। पॉलिटिक्स। सुचिता, पारदर्शिता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। सर, अगला शब्द है, आपका नाम है केजी सुरेश, इस पर आप क्या कहेंगे? नाम में वजन है, केजी। अच्छा, जी सर। वजनदार, बहुत वजनदार। हाँ, तो बहुत बड़ी खूबसूरत व्याख्या की है आपने अपने नाम की, मतलब केजी नाम में ही है, नाम में ही वजन है। क्या बात नाम में ही वजन है। तो माँ बाप ने कह दिया पता नहीं क्या बनेगा नहीं बनेगा, नाम में ही पहले वजन डाल दो। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही बहुत खूब उत्तर सर, बहुत। ट्रेवलिंग, भ्रमण करना या ट्रेवलिंग हम जैसे कहें। एडवेंचर। एडवेंचर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ग्राउंड रिपोर्टिंग। मैं चाहता हूं कि इसकी शायद इलेक्ट्रॉनिक अब बहुत ज्यादा मीडिया कमी हो चुकी है। डिबेट के जगह जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करें तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। डिबेट्स ने बिल्कुल निरर्थक, जो ये जो डिबेट होते हैं, इसमें ध्रुवीकरण के सिवा कुछ नहीं हुआ है, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगला शब्द सर, सबसे अच्छी भाषा। प्यार, करुणा, सबको समझ मुझे में आपसे आता है। यही उम्मीद थी कि बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो किसी भाषा का नाम ना लेते हुए आप जरूर इस तरह का उत्तर देंगे, मुझे उम्मीद थी आपसे, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पढ़ा है, आपको सुना है, तो बिल्कुल एक आपका जो व्यक्तित्व है बड़ा ही बखूबी यही तरह होना से जो चाहिए, और ये उत्तर मीडिया की देने का। भाषा भी होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता रहा हूं, मीडिया की भाषा आक्रामक नहीं होना चाहिए, मीडिया की भाषा उन्माद की भाषा नहीं होनी चाहिए, मीडिया की भाषा में सौम्यता होनी चाहिए। जी, तो इसी के साथ सर, जो हमारा ये वाला सेक्शन था जरा रफ्तार से, तो इसमें बड़ी ही रफ्तार से आपने उत्तर दिए और बड़ी खूबसूरत उत्तर। मेरे को मेरा फेवरेट जो आपका उत्तर रहा वो आपके नाम का जो आपने व्याख्यान करी, तो आज का ये इंटरव्यू, उस सवाल से आज का ये इंटरव्यू सफल हो गया। अगले सेक्शन में बढ़ते हैं सर हम। जी जी बिल्कुल सर। तो अगले सेक्शन में हम बढ़ते हैं सर। अगला सेक्शन जो सेक्शन है वो है जो जनता के सवाल हैं, जो स्टूडेंट्स के सवाल है, वो है जिसका नाम है सवाल सबका।
तो सर इसमें हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, अलग अलग बच्चों के सवाल हैं, जिनमें पहला सवाल हमारे पास आता है, अगर पत्रकारिता के बच्चों की बात की जाए तो ऑफलाइन मोड पर उनकी पढ़ाई चल रही थी, जहाँ प्रैक्टिकल्स होते थे। हालांकि यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत कम हो चुका है, प्रैक्टिकल्स की जगह थ्योरेटिकल नॉलेज हमेशा से बहुत ज्यादा इस तरह ध्यान दिया जाता है, लेकिन कुछ हद तक तो ऑफलाइन में सिखाया जाता था कि वॉक थ्रू कैसे करना है, 1-to-1 कैसे करना है, तमाम इस तरह की चीजें बताई जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या लगता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई करने के बाद जब फील्ड में बच्चे जाएंगे तो सरवाइव कर पाएंगे, या उनको क्या करना चाहिए सरवाइव करने के लिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कठिनाई हुई है, लेकिन इस बीच में जब भी रियायत मिला है, हमारे जैसे विश्वविद्यालयों ने, हमने कुछ संशय निवारण के सत्र उनके लिए रखा है। कभी वो प्रयोगशाला में, लैब में आ सकते थे, स्टूडियो में आ सकते थे, पुस्तकालय में आ सकते थे, छोटे छोटे बैच में आ सकते थे, ये हमने व्यवस्था की थी। हमारे टीचर्स लगातार उनसे प्रायोगिक कार्य करवाते रहे हैं। मेरे ही विश्वविद्यालय के छात्रों ने लगभग 300 के करीब यूट्यूब वीडियोस तैयार किए इस दौरान, और कई पुरस्कृत भी हुए। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जहां तक बड़े कैमरा को हैंडल करने का है, स्टूडियो का है, आज मोबाइल ने बहुत कुछ सिमुलेशन कंडीशन दे दिया है। आज आप एग्जैक्टली स्टूडियो को आप रिक्रिएट कर सकते हैं। आज आप काइन मास्टर को यूज करके एडिट कर सकते हैं आप। तो मोबाइल पत्रकारिता से बहुत कुछ हाई क्वालिटी पिक्चर भी है, लेकिन सभी छात्रों के पास होता नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट करने के लिए जिनको फ्रेशर्स की जरूरत है, वो भी जानते हैं कि ये वर्ष बड़ा कठिन वर्ष था। उनको भी पता है कि इतना आसान नहीं था। बच्चों से वो भी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। वो भी यही देखेंगे कि बच्चे के अंदर वो लगन है या नहीं, वो रुझान है या नहीं, वो मानसिकता है या नहीं। तो मेरे ख्याल से काम सीखने में, टेक्नोलॉजी सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है गौरव। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आज आप घर के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल के, 12 साल के बच्चे, वो आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं बेहतर। वो 2 मिनट के अंदर मोबाइल के अंदर कुछ भी खेल करके दिखा देंगे, लेकिन उनके अंदर कंटेंट नहीं है। आज हमें पत्रकारिता में कंटेंट की जरूरत है। टेक्नोलॉजी कौन सी बड़ी चीज है? आप 5 मिनट बैठ जाइए, टेक्नोलॉजी आप समझ जाएंगे। मैं इस उम्र में बैठ के नए नए टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, मैं नए नए चीजों में जुड़ रहा हूँ। अगर मैं जुड़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आई एम श्योर कि जो है जरूर एक 21 साल का नौजवान क्यों नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज कंटेंट है। आपके अंदर कंटेंट नहीं है और टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम टेक्नोक्रेट नहीं तैयार कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें एक चीज ये आती है, अभी तो हमने टेक्नोलॉजी की बात करी, अगर इसमें बात करें, क्योंकि आप तो कुछ शिक्षक संस्थान से जुड़े हुए हैं, काफी संस्थानों में आपने काम भी किया, बहुत करीब से आपने एजुकेशन को देखा है। मतलब अगर हम बात करें जो कोर जर्नलिज्म है, उससे ज्यादा आपने जो एकेडमिक्स है उसको देखा है। तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में कमी ये नजर आती है कि जब एक बच्चा पत्रकारिता पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने भी पत्रकारिता पढ़ी, तो मैंने भी इस चीज को फेस किया जब मैं फील्ड वर्क में गया, कि जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटीज में हमको एथिक्स का बताया जाता है, तमाम तरह के नॉलेज दे जाते हैं, इक्विपमेंट की जानकारी दे दी, वॉक थ्रू, 1-to-1 और तमाम तरह की जो चीजें वो सब सिखाई जाती है। लेकिन ये चीज नहीं बताई जाती कि वास्तविकता में इस समय की जो परिस्थिति है मीडिया के अंदर वो कैसी है। एक जो प्रेशर मिलता है, या जो आप फील्ड पे जब जाते हैं काम करने के लिए, वहां पे किस तरह से डील करना रहता है, कहाँ पे जाना है और किस तरह से खबरें मिलती हैं, वो एक जो नॉलेज है, एक जो प्रेशर का नॉलेज है कि किस तरह से जो संस्थान होते हैं उनका आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपको किस तरह की खबर चलानी है, नहीं चलानी है। एक प्राइवेट संस्थान में ये प्रेशर भी रहता है। ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो बच्चों को बाद में जाकर बहुत समस्या उत्पन्न करती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, कोई भी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मुझे तो नैतिकता तो सिखाना ही होगा, या कहीं भी पत्रकारिता विभाग में भी। मैं ये तो नहीं सिखा सकता क्योंकि अनैतिकता हो रही है तो मैं अनैतिकता सिखाने लग जाऊं, ये तो संभव नहीं है ना। तो लेकिन इसका एक ही उपाय हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री इंटरफेस। क्योंकि टीचर्स जो पढ़ के आए हैं वो 20 साल पहले पढ़ के आए थे। आपको इस वक्त जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको जोड़ना होगा, उनको अपने साथ लाना होगा, तभी जाके जो है वो क्लासरूम में, स्पेशल सेशंस में वो विशेष रूप पर बता सकते हैं कि देखिए ये स्थिति है। एक होता है आदर्श, और वो हर समाज में होना चाहिए। अगला कदम क्या होगा सर? आपका अगला क्या सपना है जो अब आप इंडस्ट्री में करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मेरा ये है कि
इंडस्ट्री के नाते तो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि एक बड़ा मिशन के रूप में मैं समझता हूं कि इस देश में नेशनल मीडिया लिटरेसी मिशन होना चाहिए, प्राथमिक स्कूल से लेकर मीडिया साक्षरता, क्योंकि मीडिया हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ऐसा कोई मतलब बचपन से लेकर आप देखिए, अब मोबाइल फोन पे सारे बच्चे हैं, वो मीडिया से एक्सपोज हो गए हैं। टीवी खोलते हैं मीडिया, अखबार पढ़ते हैं मीडिया, चारों तरफ मीडिया है। ये मीडिया है क्या? मैं मीडिया कोर्स करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मीडिया साक्षरता, ये मीडिया की समझ। एक मीडिया देखना अलग होता है, ये ऐसा क्यों होता है, इसमें इतना विज्ञापन क्यों दिखाते हैं, ये विज्ञापन क्यों जरूरी है, इसमें विश्वसनीयता का संकट क्यों आता है, इसमें फेक खबरें आती है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, गलत सूचनाएं आती है तो उसको कैसे पहचान करें, क्योंकि लोग उससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इन्फोडेमिक के चलते आज इस कोरोना काल में लोग गलत सूचनाओं की वजह से परेशान हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। तो अगर उनको सही समय पर सही सूचना मिल जाती तो शायद वो कोरोना से बच जाते, लेकिन नहीं हुआ। तो ये सूचना तंत्र को समझना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए मीडिया साक्षरता मैं समझता हूं कि मेरे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा मिशन है, और मैं लगातार इस पर बोल रहा हूं, लिख रहा हूं। मैं समझता हूं कि स्कूल करिकुलम में भी, हमारे स्कूल के जो पाठ्यक्रम है विद्यालय स्तर पर, तब से लेकर मीडिया के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए। आपकी जो इस समय पोजीशन है वाइस चांसलर की, तो चांसलर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, जब इस पद पर आप जाते हैं तो किस तरह का काम रहता है, क्या रोल आपको निभाने पड़ते हैं, और क्या आपकी दिनचर्या, क्या चीजें आप करते हैं? देखिए, वैसे तो वाइस चांसलर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड है। हाँ। नेतृत्व प्रदान करना है पूरे विश्वविद्यालय को। जी। विश्वविद्यालय के जो बड़े नीतिगत फैसले हैं वो कुलपति को लेना होता है, और फाइल वर्क खूब होता है। लेकिन मैं एसेंशियली एक एकेडमिक पर्सन हूं, तो वो तो मैं करता ही हूं, लेकिन मैं ज्यादा पसंद जो करता हूं वो छात्रों के बीच में जाना पसंद करता हूं, क्लासरूम में जाना पसंद करता हूं। शायद मुझे कोई बता रहा था कि कोविड काल में मैंने जो रोज 2-2, 3-3 वेबिनार अटेंड करता था, शायद विश्व रिकॉर्ड है। दिव्य वो नागपुर के भास्कर ने तो लिखा भी था कि शायद सबसे ज्यादा वेबिनार करने वाले लोगों में है मेरी गिनती। तो लगभग दिन में 3-4 तो बड़े आसानी से हो जाता है। और आप सोचिए, एक साल से जो चल रहा है वो तो नॉन स्टॉप है। ये आज मेरे लिए अभी चौथा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और अभी आधे घंटे में शुरू होगा। तो ये मेरा ये मानना है कि आपने जो ज्ञान संचित किया है पिछले 30-35 साल में, उसको समाज के बीच में लाना है, छात्रों तक पहुंचाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसी के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम तरह की हमने बात करी, चाय से लेकर पत्रकारिता तक तमाम तरह की बातें हुई। और बिल्कुल सर, इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर इंटरव्यू का समापन करते हैं कि अगली बार आपके सामने रूबरू होकर मिलेंगे और कुछ नए मुद्दों के ऊपर, कुछ नए विषयों के ऊपर आपसे बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आज लगता है सर कि शायद हमारी चर्चा में बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है ये वर्चुअल जो पूरा मोड पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ये तपस्या में जब ऋषि मुनि जब बैठते थे ना, सबसे ज्यादा ये असुर राक्षस आके बहुत तंग करते थे, बहुत ज्यादा तंग करते थे। हमारी मतलब इतनी अच्छी तरह से जो वार्तालाप चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इस समय आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ और हाथ में चाय की प्याली है और आपसे चर्चा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पियेंगे जल्दी। हाँ बिल्कुल। वैसे आपको क्या पसंद है, चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी वगैरह? क्योंकि आप साउथ इंडिया से आते हैं। एक समय में मैं 40 चाय पीता था। अरे क्या बात है, मतलब 40 कप? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। दिन में सिर्फ 2 कप, वो भी बड़ा वाला जग में। अच्छा, बड़ा वाला जग में 2 कप। और कोई आदत नहीं थी, और कुछ पीने की आदत नहीं थी। लोग तो शाम को प्रेस क्लब चले जाते थे। अब अपने को खबर के साथ जो है कुछ ना कुछ तो ऊर्जा के लिए चाहिए। लेकिन सर आप साउथ से आते हैं वैसे, जहाँ तक मुझे मालूम है। हाँ, मैं केरल से हूँ, मैं मूलतः केरल से हूँ। वहाँ पर तो वहाँ पर कॉफी बहुत सारा हमने देखा जी। लेकिन अभी हमने देखा कि वो मेरा दिल्ली में ज्यादा समय रहा जी। अच्छा, दिल्ली में ज्यादा समय रहा है। मगर सर हम देखते हैं कि जो जब साउथ में जो बर्थ प्लेस होती है, अभी एक वेब सीरीज भी आई द फैमिली मैन करके, मनोज बाजपेयी की, तो उसमें तो मतलब वो हिंदी वेब सीरीज के नाम पे उसमें आधी तो पूरी सब मलयालम और तमिल तेलुगु है। तो उसमें मतलब बताया कि बड़ी कॉफी वगैरह पी जाती है साउथ इंडिया में। तो आपको कॉफी की आदत नहीं रही? नहीं, मुझे जो है कॉफी भाया नहीं, मतलब मुझे मजा नहीं आया जो चाय में जो मजा आता है।
लेकिन हाँ। दक्षिण में कॉफी की ज्यादा प्रचलन है। चलिए बहुत अच्छी ये बात सही है, बात सही है है। कि हाँ वही तो। मैं सर लिखने का असल में शौक रखता हूँ। एक मुझे शेर याद आया है कि जी, दोस्तों के साथ नुक्कड़ों पर पी हुई चाय याद है, पर आज ये आलम है, न दोस्त साथ है न चाय साथ है। क्या है, साथ है, सही बात है। अब तो तो आज आत्मनिर्भर के जो भारत है, हालात खुद हैं, बैठ के पिए। अब तो खुद बैठ के आत्मनिर्भर पी। भारत है, खुद बैठ के चाय पीजिए।